हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बीपीएससी TRE 3.0 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कर रहे हैं और यदि आप 17वीं बीपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। 31 से लेकर के 70 नंबर तक कुल 40 प्रश्न जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड पूछे जाते हैं और इसी संबंध में मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को कलेक्ट करके इकट्ठे करके आपको मैं देने का प्रयास करता हूँ। तो आइए सेट नंबर 4 को आज प्रैक्टिस करते हैं। सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31। राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के अनुसार समाज के सिद्धांतों का मुख्य आधार क्या था? आप लोग जानते हैं कि राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और ब्रह्म समाज की स्थापना करने में राजा राम मोहन राय को जो सहयोग दिया था वो थे द्वारकानाथ टैगोर। इससे पहले राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और आत्मीय सभा का ही नाम बदलकर 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज कर दिया गया था। ठीक है, शुरू में ब्रह्म सभा था और फिर धीरे धीरे उसी में सुधार करके ब्रह्म समाज कर दिया गया था। और आपको मालूम हो कि ब्रह्म समाज आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हो गया था। आचार्य केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के एक भाग को लेकर के अलग हो गए और उन्होंने अपने ब्रह्म समाज का नाम रख दिया था भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, और जो ब्रह्म समाज है ये पुराना वाला का नाम रह गया आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग जानते होंगे, नहीं तो फिर यहाँ पर आप जानिए। अब यहाँ पर बात रही कि समाज के सिद्धांतों का मुख्य आधार क्या था ब्रह्म समाज के अनुसार। तो ब्रह्म समाज के अनुसार समाज के सिद्धांतों का जो मुख्य आधार है वो मानव विवेक, वेद और उपनिषद तीनों है। कहने का मतलब यहाँ पर विकल्प डी जो है वह सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति ने 1899 में पूना में विधवा आश्रम तथा 1916 में मुंबई में महिला विश्वविद्यालय की प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में और विधवा आश्रम की स्थापना पुणे में 1899 में किसने किया था? तो ये व्यक्ति हैं DK करबे। विकल्प सी यहाँ पर सही जवाब होता है, DK करबे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI कह सकते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहाँ से आए थे? तो मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो जो है वह वेनिस से आए थे। मार्को पोलो कहाँ से आए थे? वेनिस से। मार्को पोलो वेनिस से आए थे। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो कहाँ से आए थे? तो वेनिस से आए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है? यदि आप लोग बौद्ध स्तूप पर ध्यान दिए होंगे तो बौद्ध स्तूप कुछ इस प्रकार से रहता है, कुछ इस प्रकार से नीचे जैसा भी हो इमेज, उसके बाद यहाँ से थोड़ा डिजाइनदार करके इस तरह से बना हुआ रहता है। तो ये जो डिज़ाइन है ये डिज़ाइन कहलाता है हर्मिका। ठीक है, तो ये जो है ना हर्मिका इसी को बोलते हैं। तो हर्मिका का संबंध बौद्ध वास्तुकला से, बौद्ध स्तूप के वास्तुकला से। तो यहाँ पर विकल्प बी जो है आपका सही हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? तो भारत में प्रथम मजदूर आंदोलन को संगठित करने वाला जो नेता थे वो थे NM लोखंडे। NM लोखंडे। तो याद रखिएगा, प्रथम मजदूर आंदोलन को जो संगठित करने वाला नेता थे वे थे NM लोखंडे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो समाचार पत्र जो 2 पार्टी 1907 में जब सूरत अधिवेशन हो रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो वहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गया था, गरम दल और नरम दल। तो गरम दल जो थे वो क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत करते थे। उनके द्वारा जो जारी किया हुआ पत्रिका था, प्रकाशित किया गया पत्रिका था, वह क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न है आपका, समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत संध्या, युगांतर और काल तीनों पत्रिका ने किया था, इसलिए यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प डी उपयुक्त में से एक से
अधिक। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है, यह कथन किसका है? यह कथन है नारायण गुरु का। नारायण गुरु कहते थे मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है, यह कथन नारायण गुरु का है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38 पर। मौर्य काल में कर मुक्त गांवों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौर्य काल में कर मुक्त गांवों को जो है ये परिहारिका के नाम से जाना जाता है। मौर्य काल में कर मुक्त गांव को किस नाम से जानेंगे? तो परिहारिका के नाम से जानेंगे। आइए चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट 39 पर। इब्राहिम आदिल शाह के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? इब्राहिम आदिल शाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है इसे अलवा बाबा के नाम से जाना जाता था। दूसरा कथन है इसका मकबरा इब्राहिम रौजा के नाम से जाना जाता है और इसे जगत गुरु की उपाधि प्राप्त थी। तो यहाँ पर तीनों कथन जो है ये सत्य है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। इब्राहिम आदिल शाह के संबंध में जो नीचे तीन कथन है तीनों के तीनों सही है, तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इब्राहिम आदिल शाह का संबंध यहाँ पर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय से है, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है ना इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अलवा बाबा, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के मकबरा को इब्राहिम रौजा के नाम से जाना जाता है और इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को ही जगत गुरु की उपाधि प्राप्त थी। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है कि वर्तमान पटना कॉलेज की इमारत निम्न में से किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री रह चुकी है? यानी पहले के समय में यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री रह चुकी है, तो वो कौन सी यूरोपीय कंपनी थी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डच यूरोपियन कंपनी जो थे वर्तमान में पटना कॉलेज, वह डच यूरोपियन कंपनी की फैक्ट्री रह चुकी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ये डेट लाइन खींची जाती है कहाँ से? प्रशांत महासागर से होकर के खींची जाती है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा को 180 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा को 180 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। यह बेरिंग जल डमरू मध्य से होकर के बीचों बीच पास करती है। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। निम्नलिखित आर्द्रभूमि और राज्य में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित आर्द्रभूमि और राज्य में से जो सुमेलित है उसको पहले जानिए। तो नेक नामपुर जो है ये तेलंगाना में है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है नांदूर मधमेश्वर, ये तमिलनाडु में नहीं है। नांदूर मधमेश्वर कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। नांदूर मधमेश्वर कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। और मैं बता दूं कि नांदूर मधमेश्वर वेटलैंड महाराष्ट्र का पहला रामसर स्थल है। ठीक है, और यह महाराष्ट्र के भरतपुर में स्थित है। तो ये याद रखेंगे, नांदूर मधमेश्वर महाराष्ट्र का पहला वेटलैंड भूमि जो है कि आर्द्रभूमि जो है घोषित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ये उत्तराखंड में है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। भारत का स्व जुताई प्रक्रिया किस प्रकार की मिट्टी से संबंधित है? स्व जुताई का मतलब क्या हुआ? स्व जुताई मतलब खुद जुताई, अपने आप, स्वतः। तो स्वतः जुताई वाली जो मिट्टी है इस प्रक्रिया जो किस प्रकार की मिट्टी से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है काली मिट्टी से है। काली कपास मिट्टी बोलते हैं इसको। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 का कहना है कि चतुर्धातुक यानी क्वाटरनरी क्षेत्र का तात्पर्य क्या है? तो क्वाटरनरी क्षेत्र का तात्पर्य है अनुसंधान और विकासात्मक गतिविधियां से। विकल्प ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चतुर्धातुक क्षेत्र का तात्पर्य अनुसंधान और विकासात्मक गतिविधियां से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि नोट छापने का कागज बनाने हेतु कारखाना कहाँ स्थित है? वैसे नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। श्रीरामपुर भी जो है कागज बनाने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर कागज बनाने की बात नहीं चल रही है। नोट छापने का कागज बनाने हेतु कारखाना स्थित है, ये होशंगाबाद में है। कहाँ पर है? होशंगाबाद में।
उसके बाद कर्नाटक में पड़ता है होशंगाबाद। उसके बाद आइए चलते क्वेश्चन नंबर 46 पर। भारत सरकार का कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? यानी राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है, इसी बात के लिए यूज होता है प्रसाद पर्यंत, यानी उनके आशीर्वाद से, उनके प्रसाद स्वरूप वह पद धारण किए हुआ है। यहाँ विकल्प सी जो आपको महान्यायवादी दिख रहा है, भारत का महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह पद धारण करता है और जब चाहे उनको हटाया जा सकता है। ये संवैधानिक पदाधिकारी है। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न मैंने यहाँ पर लगे रखा है कि भारत के महान्यायवादी के विषय में कौन सा कथन सत्य है, तो आप जानिए महान्यायवादी के बारे में। तो वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। भारत का जो महान्यायवादी होता है वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है और वह लोकसभा में भाषण भी दे सकता है। लोकसभा की कार्यवाही में भाग भी ले सकता है, लोकसभा में भाषण भी दे सकता है, लेकिन वह लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता है। यहाँ पर विकल्प बी जो है गलत है, तो यही पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो विकल्प बी यहाँ पर उत्तर के रूप में चयन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में? तो संविधान के अनुच्छेद 148 में जो है महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान जो है किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 148 में। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 49 पर। कहता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस संसदीय समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक माना जाता है? तो लोक लेखा समिति, विकल्प ए में आप देख रहे हैं लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो है संसदीय समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक माना जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस संसदीय समिति का? तो लोक लेखा संसदीय समिति है, इसको मार्गदर्शक और मित्र माना जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलम। ये नीलम एक पत्थर है, एक टाइप का, एक प्रकार का पत्थर है। इसके बारे में पूछा है कि इसका रासायनिक रूप क्या है? तो नीलम जो एक प्रकार का पत्थर है, इसका रासायनिक रूप है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड नीलम का रासायनिक सूत्र या रासायनिक रूप क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट 51 है मैलेकाइट नामक खनिज से प्राप्त होती है। यानी मैलेकाइट नामक खनिज से क्या प्राप्त होता है? तो मैलेकाइट नामक खनिज से कॉपर धातु प्राप्त होता है। कॉपर धातु किस खनिज से प्राप्त होता है? तो मैलेकाइट नामक खनिज धातु से। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु अस्थाई चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए जो है एल्निको का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है? ये एक प्रकार का मिश्र धातु है और एल्किनो नामक मिश्र धातु का प्रयोग अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किया जाता है एल्निको नामक मिश्र धातु का प्रयोग, याद रखेंगे एल्निको। क्वेश्चन नंबर 53 है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त होगी? तो लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचने के लिए जिंक की परत चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो गैल्वेनीकरण करना पड़ेगा, जिंक की परत चढ़ाना पड़ेगा लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है। 54 कहता है कि ए ग्रीड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इसका हिंदी भी मैं बताऊंगा। ए ग्रीड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म का संबंध किस पर्यावरण आंदोलन से है? यहाँ पर लिखा है नवधान्य आंदोलन, दूसरा है शांति घाटी आंदोलन, तीसरा है जंगल बचाओ आंदोलन और फिर दोनों आप विकल्प जानते ही हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है विकल्प सी जंगल बचाओ आंदोलन। एक्चुअली ऐसा है कि जब सरकार ने झारखंड के सिंहभूम जिला में प्राकृतिक साल वन को बदलने का फैसला किया तो जनजाति ने जंगल को बचाने का एक आंदोलन जो है कि अभियान नाम से शुरू कर दिया। इस आंदोलन को लालच का खेल राजनीतिक लोक लुभावनवाद कहा गया। इसी को अंग्रेजी में कहा गया ए ग्रीड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। इसको क्या कहा गया?
लालच का खेल राजनीतिक लोक लुभावनवाद कहा गया। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? जंगल बचाओ आंदोलन से। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 है, लोहे का फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ये रिपीट हो गया है प्रश्न, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं जिंक की परत। ये एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ आप लोगों को। मैं प्रयास करूँगा कि आगे से रिपीट ना हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 56 पर। जब एक प्रजाति का लाभ हो रहा हो तथा दूसरी अप्रभावित रहती हो तो उसे कौन सी अंतःजातीय अन्योन्य क्रिया कहते हैं? अच्छा, दो जीव है, ठीक ना, क्या कह रहा है कि एक को लाभ हो रहा हो तथा दूसरी अप्रभावित रहा हो। ठीक है, इससे कोई मतलब, कोई हानि, कोई लाभ नहीं। इस प्रकार के संबंध को सहभोजिता कहते हैं। पहले क्लास 9th में शार्क और रिमोरा के बीच इसी प्रकार से संबंध है। दो मछलियां हैं, एक बड़ी मछली थी इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार की ये बड़ी मछली है, और रिमोरा एक छोटी मछली होती थी इस प्रकार से, छोटी मछली। तो होता क्या था, शार्क और रिमोरा के बीच इसी प्रकार के सहभोजिता संबंध। शार्क मछली जो बहुत सारा भोजन है खा रही है, लेकिन कुछ भोजन इससे भाग के इधर भटक गया, तो इधर भटक गया तो अब तो शार्क को कुछ मिलना नहीं है, और नीचे इसी के शरीर से सटा हुआ रहता था रिमोरा मछली, तो जैसे भटक के बगल गया भोजन, बस ये टपक से खा लेता है। तो इसके शरीर के साथ रहता था, इसको तो लाभ है, लेकिन बदले में शार्क को न तो लाभ है न हानि है। इसी संबंध को बोलते हैं सहभोजिता का संबंध। विकल्प ए में है। तो एक प्रजाति को लाभ हो रहा हो, दूसरी अप्रभावित, उसको लाभ हानि कुछ नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार के अंतर्जातीय अन्योन्य क्रिया को सहभोजिता कहते हैं। बगुला और भैंस के बीच जो संबंध होता है वह सहजीविता का संबंध होता है, साथ साथ, यानी बगुला का भी पेट भर रहा है, यदि भैंस के शरीर से जू निकाल रहा है तो शरीर को भी जू से छुटकारा मिल रहा है, तो दोनों को फायदा है। तो इस प्रकार में जब दोनों को फायदा हो तो सहजीविता बोलते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। निम्नलिखित में से कौन सी रक्त का कार्य नहीं है? तो रक्त का कार्य ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन, ये तो बिल्कुल है। हार्मोन का उत्पादन, ये बिल्कुल भी नहीं है, हार्मोन का उत्पादन रक्त बिल्कुल भी नहीं करता है। और रोगजनक से सुरक्षा, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि WBC का काम रोगजनक से सुरक्षा करना है, ऑक्सीजन का ढोना ये RBC का काम है। और तीसरा काम जो होता है प्लेटलेट्स का, वह रक्त को थक्का करना होता है। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बीमारी को आमतौर पर व्हाइट प्लेग के नाम से जाना जाता है? तो यक्ष्मा, जिसको आप लोग तपेदिक, TB, ट्यूबरकुलोसिस इत्यादि नाम से जानते हैं, उसको यक्ष्मा भी कहते हैं, इसको व्हाइट प्लेग भी कहा जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। बरसात के दिन पानी पर छोटी तेल की फिल्में शानदार रंग दिखाती है, इसकी वजह क्या है? तो प्रकाश का व्यतिकरण है। जब दो अलग अलग एक ही आवृत्ति और आयाम की दो किरणें एक साथ चलती है, एक साथ गमन करती है, तो यह क्रिया व्यतिकरण कहलाता है। और इसी व्यतिकरण के कारण तेल की फिल्में शानदार रंग यानी विभिन्न रंगों में दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहना है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक होती है? वैसे तो क्लोरीन की सबसे अधिक होती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर फ्लोरीन जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्लोरीन की आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक होती है। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। मैथमेटिक्स है। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करें। तो यहाँ पर लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, आप लोगों को सूत्र याद होगा, सूत्र पर बिठाएंगे। तो लंब वृत्तीय शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर और h। ठीक है, तो आपको h दिया हुआ है, पाई का मान आप 22/7 जानते हैं, और r आप निकालेंगे तो आधार का दुगुना, आधार का व्यास पूछा है, तो त्रिज्या का दुगुना क्या हो जाता है? व्यास हो जाता है। तो यहाँ पर इतना बराबर कितना दिया हुआ है? 48 पाई, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 48 में इधर जाकर 3 गुना हो जाएगा, h जो है 9 बटे में आ जाएगा। तो आप करके देखेंगे तो जो भी आएगा आपका वो उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं उत्तर आपको बता दूं
कि यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर भी है, स्क्वायर भी निकालना है, आप इसको कर देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ, इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, इसके बाद वो उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। कहने का मतलब एक वृत्त है, ठीक ना, और इसकी जो जीवा है इसकी त्रिज्या के बराबर है। ये त्रिज्या है और ये जीवा है, सब आपस में बराबर, तीनों भुजा तो तीनों कोण बराबर, मतलब यहाँ कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज बन रहा है तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर 60-60 डिग्री का। अब कह रहा है जीवा द्वारा दीर्घ चाप, देखिए ये बिंदु और ये बिंदु के बीच जीवा हुआ, ये वाला, तो इधर से जो घुमा, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ जी, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच जो इधर से घुमा ये लघु चाप हुआ, और इस तरफ से जो आया ये दीर्घ चाप कहलाया। कह रहा है जीवा द्वारा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण, मतलब दीर्घ चाप में कोनो बिंदु, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले, कहीं भी एक बिंदु पर जो अंतरित इस तरह से करेंगे तो ये कोण कितने डिग्री का होगा। तो हम जानते हैं किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, यानी यहाँ 60 डिग्री का बना है तो यहाँ 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प हो जाएगा अपना सी सही। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हो। प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो आप लोग एपी पढ़े होंगे तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, और नहीं तो क्या करना है कि 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हो। तो एपी से आप बिल्कुल भी निकाल सकते हैं। यहाँ n बराबर 40 दिया हुआ है और 6 से विभाजित होने का मतलब है कि इसका डी जो है वो कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो an बराबर आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका 63 का A 4920। उसके बाद आइए चलते क्वेश्चन नंबर 64 पर। 64 कहता है कि 23 व्यक्ति एक काम को 8 दिन में कर सकता है, 6 दिन बाद 8 व्यक्ति चले गए, तब यहाँ से इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेगा। टोटल काम जो होता है ना, मैन इंटू डे होता है, यानी 23 गुना 8 करके हमारे पास टोटल काम है, 23 गुना 8 ये हमारे पास टोटल काम है। 6 दिन काम करता है, 23 व्यक्ति 6 दिन तक काम करता है, तो ये टोटल काम हुआ, और हमारे पास काम हुआ कितना है, 23 गुना 6 काम हो गया है, ठीक है। तो हमारे पास शेष कितना काम बच जाता है, 23 गुना 2 काम बचा हुआ है। यदि 23 गुना 2 और भी हो जाता, 2 दिन और काम हो जाता तो पूरा हो जाता, यानी 46 यूनिट हमारे पास काम बचा हुआ है। और 8 व्यक्ति चला गया, 23 में से 8 व्यक्ति चला गया तो बचा कितना, तो 23 में से 8 व्यक्ति चला गया तो 15 व्यक्ति बचा हुआ है। तो 46 काम बचा हुआ है, 15 व्यक्ति बचा हुआ है, तो 46 काम बचा हुआ है और 15 व्यक्ति बचा हुआ है। भाग दे के देख लेते हैं, 15 या 45 होता है, तो पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। 8 व्यक्ति चले गए, 6 दिन बाद 8 व्यक्ति चले गए, तब यहाँ से इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो काम हमारे पास कितना बचा हुआ है, काम बचा हुआ है 46 यूनिट, 23 दूना 46, और हमारे पास 6 दिन 8 व्यक्ति चले गए तो 23। यहाँ पर मुझे विकल्प पर संदेह हो रहा है और निश्चित ही गलत है विकल्प। क्यों गलत है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 23 व्यक्ति 8 दिन काम करेगा तो काम समाप्त हो जाएगा। यह 23 व्यक्ति ऑलरेडी 6 दिन काम कर चुका है, 6 दिन के बाद 8 व्यक्ति चला जाता है, अब 15 व्यक्ति हमारे पास शेष रह गया है। तो 15 व्यक्ति काम करेगा और 2 दिन काम करता तो काम समाप्त ही हो जाता है। तो शेष काम को करने में 17, 18 और 16 इतना दिन थोड़ी लगेगा, क्योंकि पूरा काम अपना तो 8 दिन में समाप्त हो जाना था, 6 दिन तक हो ही गया है। तो शेष काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा, तो अपने पास काम बचा हुआ था 46 और 15 आदमी मिलकर करेगा, तो 15 या 45 बचता है 1, 10 हो जाता है, 2 जीरो लाने के लिए 1 जीरो यहाँ रख देते हैं दशमलव के बाद, तो 15 8 विशा से 15 7 75 से 7 भी दे सकते हैं, तो 3.07 या 3 दिन कह सकते हैं, 3 दिन से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो ये उत्तर होगा, ये विकल्प यहाँ पर सही नहीं है, चाहे टाइपिंग से मिस्टेक हुआ, जहाँ से लिया गया है वहाँ से मिस्टेक हुआ हो। थोड़ा इस बात के लिए, जो एरर के लिए फिर से एक बार दोबारा मैं सॉरी बोलता हूँ
और आप लोगों से एक विशेष रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि अभी भी हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत मेहनत करता हूं, थोड़ी त्रुटि रह जाती है तो इसके लिए भाई सॉरी मेहनत के लिए कि मेहनत करने में कहीं त्रुटि रह जा रही है। मैं प्रयास करूंगा कि आगे से इस प्रकार की त्रुटि ना रहे। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 65 पर। 65 क्या कहता है कि 4 टू द पावर 3a + 2 और फिर यहाँ डिवाइड है, भाग है, 4 पर पावर 2a बराबर 4 टू द पावर 2a - 3। तो यहाँ पर a का मान निकालना है। यहाँ पर यदि आप लोग एक बात जानते हैं कि भाग जहाँ पर दिया हुआ है, भाग में पावर घटता है और गुना में पावर जुटता है। ठीक है, तो यहाँ पर भाग में पावर घटता है, इस नियम पर मैं 4 दे रहा हूँ। पहले से पावर है 3a, ठीक है, और +2, और भाग में पावर घटता है का मतलब जो भी पावर है ना यहाँ पर घटा देंगे, -2a। भाग में पावर घटता है मतलब घटा दिए। तो देखिए यहाँ पर 3a है, यहाँ पर 2a है, 3a में से 2a घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 पर पावर a + 2। मैं इसको लिख दो कि 4 पर पावर a + 2, और इस तरफ में क्या है, 4 पर पावर 2a - 3। और जब बेस, इसको याद रखिएगा, मैं डिलीट कर रहा हूँ, फिर से लिखूंगा। यहाँ लिखा हुआ था 4 पर पावर a + 2 और इस तरफ में लिखा है 4 पर पावर 2a और -3। तो जब बेस इक्वल हो, यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी 4, बेस इक्वल हो तो पावर भी इक्वल होता है। इसका मतलब है कि a + 2 बराबर 2a - 3। इसको मैं लिखता हूँ a + 2 बराबर 2a - 3। तो इस a को इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ पर सिर्फ a बच जाएगा, 2a में से एक a घट जाएगा, और इसको इस तरफ ले आएंगे तो 2 प्लस में है, और दाहिने साइड से बाएं आएगा तो -3 + 3 बच जाएगा, तो ये जुटकर 5 हो जाएगा। यानी a बराबर कितना मान हो गया हमारा, 5। तो ये हो गया हमारा विकल्प A उत्तर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ से आपके पास जो 5 प्रश्न हैं वो 5 प्रश्न करेंट अफेयर्स से रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को मैंने कलेक्ट किया है आप लोगों के लिए। तो आइए एक एक करके यहाँ से बनाते हैं। पहला है, गूगल ने हाल ही में कौन सा AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। तो ये बोर्ड नाम से जो है कि विकल्प B यहाँ बोर्ड नाम से जारी किया है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 का कहना है कि प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य जो है वो सिक्किम है। प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य सिक्किम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, मिशन परिवर्तन का संबंध निम्न में से किससे है। तो मिशन परिवर्तन का संबंध जो है ये है आपके स्वास्थ्य से। मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है, स्वास्थ्य से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य का कुल राजस्व व्यय कितना प्रतिशत है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट मानिए, इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर प्रश्न आंकड़े से रिलेटेड पूछे जाते हैं और ये आंकड़ा आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सही जवाब है 79.37%। बिहार बजट 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य का कुल राजस्व व्यय जो है 79.37% है। उसके बाद 70 नंबर और अंतिम नंबर आज का यह प्रश्न है, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता। तो ये जीता है अनुपमा उपाध्याय ने। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। तो इस प्रकार से बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। बहुत ही मेहनत करके इंपॉर्टेंट प्रश्न के कलेक्शन को लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। तो बने रहिए शाही पाठशाला के लिए। के साथ आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।